ए हाँ तो है ना, तो छतावता जाओगे तो हम का जाने का। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? औद्योगिकरण युग। औद्योगिकरण युग मतलब क्या होता है? सबसे पहले जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था भारत में राष्ट्रवाद, तो एक आज़ादी की लहर हुई उठी और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद फिर क्या कहते हैं, फूट डालो और शासन चलो, तो भारत पाकिस्तान अलग भी हो गया। चलिए यहाँ तक भी सही है, लेकिन जिस तरह से एक घर में दो भाई जब बंटवारा कर लेते हैं तो बड़का तो क्या कहते हैं, वो कहा जाता है कि बड़का आगे आएगा, क्या कहते हैं, अगला आगे आएगा पिछला भागे जो गया। मतलब जो अगला है वो आगे ही निकल जाएगा, पिछलका अगर ना समझा तो वो इतना पिछड़ेगा कि उसका कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसीलिए उसे अपने प्लानिंग को सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। पर एक जनरल एग्जाम्पल से हमने समझा रहा है। तो अब वहाँ पर बोला गया है क्या कि जैसे कि भारत देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ, बंटवारा भी हो गया, लेकिन भारत को आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज चला गया, लेकिन समस्या ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। गरीबी तो समस्या आज भी थी, आज भी है और उस समय भी थी। तो भारत को उस समय जब आज़ाद हुआ देश, तो भारत को सबसे ज़्यादा क्या आता था? खेती करना। उसको बस आता था क्या? खेती करना। तो खाली तो खेत से क्या होगा, उपजेगा कौन चीज़? दाल, चावल, चलो क्या कहते हैं, सरसों भी उपज जाएगा। लेकिन सरसों को फिर क्या किया जाए, तेल में परिवर्तित करने के लिए मशीन चाहिए, यानी एक व्यापार की ज़रूरत थी। चावल है तो क्या कहते हैं, और उसको धान से उसको चावल में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी मशीन की आवश्यकता पड़ती थी। हाथ से कितना लोग कूटे? मान लेते हैं 500 हमारा ही धान, 500 मन धान है और हम खाते हैं 50 मन, तो 50 मन खाते, बाकी 450 मन का होगा। धान अगर लेके बेचेंगे, धाने अगर बेच देंगे तो 500 रुपये मन बिकेगा, अगर चावल बेचेंगे तो 1200 रुपये मन बिकेगा। तो 1200 रुपये मन बिके तो ज़्यादा फायदा है ना जी। तो इस तरह के सारे विचार कि भारत देश में जब क्या कहते हैं, देश जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और देश आज़ाद, बहुत सारे देश आज़ाद हुए, और क्या कहते हैं उसके विकास के लिए क्या हुआ, व्यापार का आना बहुत ज़रूरी था। व्यापार का आना जरूरी था, नए कल कारखानों का खुलना जरूरी था। यानी कि उस कृषि युग से हमारा जो देश या पूरा जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, औद्योगिकरण युग में आया, यानी कि व्यापार के युग में आ गया। तो उस युग को ही क्या कहते हैं, औद्योगिकरण का युग। और इस युग में कैसे क्या होगा, इसके बारे में एक चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि औद्योगिकरण का युग से आप क्या समझते हैं, है क्या? तो जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुआ और फैक्ट्री मशीन एवं तकनीकों का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। पहले लोग सूटर जो था कौची से बीनता था? हाथ से, टाँका लेके, कांटा लेके टप टप वही बीनता है। तो दिन भर में के गो सूटर? एक को ना। लेकिन फैक्ट्री वाला दिन भर में के गो सूटर? तो हजारों तैयार कर देता है। एक टेलर के यहाँ जाइए, कपड़ा दीजिए और कहिए कि क्या है, हमको एगो पैंट शर्ट बढ़िया से सिल दीजिए, तो क्या वो एक दिन में पैंट शर्ट सी देगा? कहेगा कम से कम 2 दिन के टाइम देना पड़ेगा भैया, वो रात दिन में करेगा तब होगा। लेकिन क्या कहते हैं, फैक्ट्री में दिन भर में हजारों को पैंट शर्ट सिया जा रहा है। तो क्या है, फैक्ट्रीकरण का युग आया कि लोग जो हैं विकास के लिए फैक्ट्री, नए नए कल कारखानों का क्या कहते हैं निर्माण करने लगा, जिससे कि क्योंकि इंसान बुद्धिजीवी हुई, जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या बढ़ा तो आवश्यकता भी बढ़ा। तो जब आवश्यकता बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, आविष्कार तो करना ही पड़ेगा ना। सिंपल होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आविष्कार ही विनाश का क्या होता है, शुरुआत, कारण होता है। सिंपल सी बात है। तो विनाश होगा बाद के बाद है। अभी तो हम लोग, जैसे कि अभी आपको लोग को क्या कहते हैं, जानते हैं कि पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे या गोलगप्पा खाएंगे, ये हर्जा करेगा। लेकिन अगर सामने आता है तो भाई बाद में देखल जाता है,
पहले ठूंस लो, ये करते हो ना। तो वैसे ही औद्योगिकरण जान रहे कि भविष्य में हमें कई तरह की समस्या और प्रदूषण लाएगा, लेकिन भविष्य में देखा जाएगा, तब तक तो हम मर ही जाएंगे, अगला पीढ़ी आके देखेगा। इस तरह की चीज़ें, तो उसके नुकसान भी थे, लेकिन अभी हम लोग बस सिर्फ समझेंगे इसके फायदे कि जिस युग के अंदर फैक्ट्री, कल कारखाने, व्यापार होने लगा, उस युग को हम लोग कौन सा युग कहते हैं? औद्योगिकरण का युग। वहाँ पर हाथ से नहीं बिना जाता था, दौरी वगैरह भी हाथ से लोग बनाता था। लोग तार के पत्ता से बट्टा वगैरह बनाया करते थे। आज भी वो कई घरों में मिलेगा, लेकिन अब बहुत न के बराबर मिलेगा। तो वो चीज़ें होती है। पैंट शर्ट का कपड़ा जो होता था, हाथ से लोग खादी का कपड़ा बनाता था। गांधी बाबा क्या करते थे? खादी का कपड़ा बनाते थे, हाथ वाला चरखा मशीन से। अब कोई बनाता है, उसके लिए मशीन चलता है। तो हर चीज़ क्या, जहाँ पर उद्योग व्यापार का निर्माण हुआ, उसे औद्योगिकरण, यानी हाथ का कला धीरे धीरे खत्म हुआ और मशीन ने अपना कला दिखाना शुरू किया। तो उस युग को हम लोग क्या कहेंगे? औद्योगिकरण का युग। आगे की ओर चलते हैं। इसमें खेतिहर समाज और औद्योगिक समाज में बदल गया और 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। खेतिहर समाज क्या था? जो कृषि करता था, खेत में क्या होता है, धान गेहूं वगैरह उपजाता था, उसे क्या कहते थे? खेतिहर समाज। तो वो खेती इसलिए करता था कि खेत से जो फसल उपजेगा ना, उसे क्या कहते हैं, हमारा बाल बच्चा बढ़िया से खाए पिए, इसलिए वो खेती करता था। लेकिन अब वह खेती कैसे करने लगा कि ढेर उपजेगा ना, तो जिसके यहाँ नहीं उपजेगा उसको हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो वो खेतिहर समाज जो था, जो अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए करता था परिवार का, वो क्या कहते हैं, उसी चीज़ों का बिक्री करने लगा, खरीद बिक्री यानी व्यापार करने लगा। तो क्या हो गया? खेतिहर समाज औद्योगिकरण में बदल गया। और मुख्य रूप से उसका जो काल है, जिसको औद्योगिकरण पूछेगा कि औद्योगिकरण का काल कब से कब का था, तो 1760 से 1840 के बीच के काल को औद्योगिकरण का युग या काल कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। फिर बोला गया क्या? जो मनुष्य के लिए खेल में परिवर्तन नियम जैसा हुआ। जैसे कुछ बोला कि जो मनुष्य में खेल में परिवर्तन के नियम का जैसा हुआ। जैसे कि पहले लोग बैट बॉल खेलता था। तुम लोग कितने लोग बैट बॉल खेले हो? बैट बॉल खेले हो? एक ओवर में क्या गेंदा? 12 गेंदा कि 9 गेंदा? 12 गेंदा, शाबाश। तो 6 गेंदा केकरा में होता है? अच्छा, क्रिकेटर हो। चलिए, आपने क्रिकेट खेला है, एक ओवर में 12 गेंदा ना जी? 100 गेंदा? 6 चलिए, तो एक ओवर में 6 गेंदा। तो हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं गली में, खेतों में, खलिहानों में, वो हम लोग का बिजनेस है। विराट कोहली खेलता है, उसका क्या है? बिजनेस है। एक मैच खेलेगा तो 2-4-10 लाख के तय रहता है। हारे चाहे कोई जीते, ओकरा जेब में पैसा जाएगा। तो क्या हो गया? उसके लिए क्या है? प्रोफेशन है। हम लोग जो लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो हम लोग के लिए कोई प्रोफेशन है? नहीं है। लेकिन वहीं पर कोई लूडो और चेस, देखना बहुत सारे लोग मोबाइलवा पर लूडो खेलता है, जुआ, उसको जुआ बोलते हैं, उसको खेल नहीं जुआ बोलते हैं। और खेल के कहेगा कि लग लो 20-20 रुपया के, और हारता है जीतता जो भी करता है, तो भी क्या है? बिजनेस है। क्रिकेट में ड्रीम 11 लोग टीम लगाता है, दिखाता है कि ड्रीम 11 बड़ी अच्छा चीज़ है। अरे वो जो जुआ है, भारत ही एक ऐसा गंदा देश है, इसमें हम कहेंगे जहाँ पर जुआ को भी सरकारी मान्यता दिया जाता है। इस हर देश में ये सब ड्रीम 11 ये सब के लिए मान्यता नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में, क्योंकि सरकार को इससे फायदा है, ये सब चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। कितना का घर बर्बाद हो गया। एक क्षेत्र में अगर कोई 1 करोड़ जीतेगा ना, तो वहाँ पर 5 करोड़ आदमी उसमें लगाएगा, और उसमें क्या अरबों खरबों कमाता है। आपको लगा कि 1 करोड़ जीत गया, लेकिन 1 करोड़, और 1 करोड़ फिर से जीतेगा, वो 1 करोड़ फिर बुरा देगा। तो जुआ में कोई भी नहीं जीतता है, एक आदमी जीतता है, जो खेलवाता है। खेलने वाला नाक रगड़ के मर जाए, वो कभी भी नहीं जीतेगा। आज जीता है तो कल पक्का हारवे करेगा। तो जुआ अच्छे घरों को बर्बाद कर दिया। अगर आप लोग किसी लत के आदी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जीवन को बर्बाद न करें। बउआ, बिना कमैले पहले क आवले तब वही ख आवेले, बिना कमैले कोई उपाय नहीं हो। कमाओगे तभी खाओगे। अगर सोचोगे कि बस कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आप लोग कभी कभी सोचते होगे, क्या कहते, काश ऐसा हो जाए, बस हम जाएं एग्जाम में अपने से लिखा जाए और रिजल्ट टॉपर, कोई नहीं बोलेगा, तो ऐसा होगा? पढ़े पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि मनुष्यों के लिए खेल में परिवर्तन।
कि पहले जो खेल जो था वो क्या था, मनोरंजन के लिए खेला जाता था, आज वही खेल व्यवसाय हो गया। तो क्या हुआ, नियम बदल गया ना, कि अब क्या होता है, पहले कोई एक मैच खेलता था तो कोई जीता कोई हारा, लेकिन बस आपस में हंसते खेलते रहता था। लेकिन अब कोई जीता और कोई हारा, लेकिन क्या कहते हैं, पैसा खेले वाला क्या आता है, देखे वाला हम लोग बुर्बक, अरे हम आज विराट कोहली के पक्ष में है, जो रोहित शर्मा के पक्ष में है रे, और क्या कहते हैं, तोरा काम मिल रहा कुछो ना, बाकी माथा पे जीता। कोई सुनेगा तो कि देश खेल रहा है, देश जीत रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा सीरियस क्यों होंगे, वो खेल ही तो है। उसके लिए क्या, आज पाकिस्तान कितना देखना दम, अगर लड़ जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में आपस में, अपन कोई टीम ला, कोई विराट कोहली, आज के हाल फिलहाल में क्या हुआ था, आईपीएल मैच हुआ था, तो आईपीएल में विराट कोहली का टीम आरसीबी जीत गया। तो जीत गया तो ओकरा लगी पगला के सब इतना ना भागदड़ हुआ, कितना आदमी मर गया। तो कहा कि बड़ा अफसोस वाला बारे, पगलाए ला कहे लग गए थे, तू घरों से तो बैठ के देख सकते थे। तो अपना जान का आप काहे लगी, विराट कोहली जीते चाहे कोई अनुष्का शर्मा जीत जाए, उससे क्या मतलब है। हमनी के घर 2 रुपया आएगा, उसके अलावा में हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ पढ़ाई की बातें करेंगे, तो वही चीज़ होता है। तो औद्योगिकरण कुछ समझाने के लिए बोला गया है कि मनुष्य जिस चीज़ को पहले खेलता था वही खेल क्या है, आज के समय में क्या आ गया, व्यापार बन गया, और वो व्यापार ही क्या कहते हैं, औद्योगिकरण है। कोई दिक्कत, आगे की ओर चलते हैं। पूर्व औद्योगिकरण, पूर्व में औद्योगिकरण बोला गया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग उधर के क्षेत्र का हम लोग औद्योगिकरण देखेंगे, फिर हम लोग भारत वाला देखेंगे। तो देखोगे यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण काल कहते हैं, यानी यूरोप में जब औद्योगिकरण आया था उससे पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्व औद्योगिकरण। कोई पूछे क्वेश्चन में, कभी पूछ दे कि पूर्व औद्योगिकरण से क्या समझते हैं, तो औद्योगिकरण से पहले के समय को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। और दिक्कत, आगे की ओर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। बोला गया है क्या कि इस अवधि में क्या था कि लोग गांव में सामान बेचा और व्यापारी आया खरीद के लेके चल गया, 2 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया। ठीक है, अंग्रेज लोग ऐसे ही करते थे। यहाँ से बड़ा बड़ा हाथ का, भारत में एक से एक कारीगर थे, डिजाइनर थे, तो यहाँ के कारीगर से सामान बनाता था और यहाँ के उसको 1 रुपया दे दिया तो बड़ा खुश होता था, अरे बाप 1 रुपया मिल गया है। लेकिन वही 1 रुपया का क्या कहते हैं सामान जाके वो अपने इंग्लैंड में क्या होता था 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया में बेचता था। ये लोग को तो पता नहीं था। तो वैसे ही पहले के लोग जो थे गांव में बनाते थे, उसको अपने हाथ की कला का ज्ञान नहीं था। आज भी देखो बांस का बनता है सोफा, क्या होना रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है ना। बांस का बनता था सोफा, आज भी बनता है। तो एक समय की बात है जब हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे, सेंट जेवियर कॉलेज में हम एमसीए कर रहे थे, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो उस समय की बात है, सीधा है ना। तो एक दिन मन किया ना कि चलते हैं, वहाँ बांस का सोफा बना रहा था बैठने उठने वाला। तो मन किया एक आदमी सस्ता बांस वाला देता हो, घरे लागे ले चलेंगे, रूम में लागे ले चलेंगे, अच्छा लगता है देखने में। गए, इतना ने दाम कहा कि ये सब सोफा अगर 30,000 में देगा तो वो 60,000 में देगा। हम कहेंगे अरे बाप, ये तो हमारा औकात से ढेर बाहर है। हम सोचे कि 2-4 हज़ार में देगा तो ले लेंगे। तो हाथ के कारीगरी का वैल्यू होता है। आज भी जो हाथ से बुनकर बनाया जाता है वो मशीन उसके बराबरी का नहीं है। ठीक है, मशीन की चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन हाथ वाला थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया होती है, टिकाऊ होता है। तो बोला गया है क्या, लेकिन पहले लोग तो इसके बारे में जानता नहीं था, सस्ता में खरीदा और ख़रीद के बाज़ार में जाके बेच दिया। पहले के लोग क्या करते थे, मिठा बनाते थे, यहाँ से लाया मिठा। हाँ, मिठा जो होता है गन्ना के क्या कहते हैं, गन्ना के रस से, खजूर के रस से क्या होता था, बनता है। उसको खौला दिया जाता है और खौला के क्या कहते हैं, और जब सूख जाता है तो मिठा बन जाता है। उसके लिए उसमें खाने के लिए नौसादर मतलब कि खाने वाला सोडा वगैरह साफ़ किया जाता है, डाला जाता है, लेकिन वो बनता है।
ठीक है, तो अलग मैटर है। बस इतना समझ लेना है क्या कि पहले के लोग क्या बनाते थे, सस्ता में इससे खरीद लिया 2 रुपये किलो, 2 रुपये किलो तो ढेर, 10 पैसे किलो, 10 पैसा में 1 किलो, और जाके बाजार में जाके 2 रुपया में 1 किलो, कितना का बचत हो गया ना। आज भी गांव में लोग देखो ना, गांव से आज देखो, गांव में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि गांव के गोईठा क्या करता है, बेच देता है, और वही पैसा से कौची खरीद लेता है, गैस खरीद लेता है, ठीक है। खेत का चावल बेच देगा, और क्या बाजार से जाके पॉकेट वाला चावल खरीद के ले आएगा। ये सिस्टम अलग है ना। तो वही चीज़ बताया गया है क्या कि हमारे समाज में जो कमियां हैं उसके बारे में बताया गया क्या कि इस तरह से जो हो रहा है, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, औद्योगिकरण की नीति आई, जिससे किसी का शोषण ना हो। तो ओवरऑल हमने अभी तक समझा कि पूर्व औद्योगिकरण क्या होता है। तो औद्योगिकरण से पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्व औद्योगिकरण, ठीक है। अब आते हैं आदि औद्योगिकरण क्या है। तो दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पाद फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण नाम देते थे। बोला गया है क्या कि इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों, जब इंग्लैंड या यूरोप में जब फैक्ट्री बना, उससे पहले भी क्या होता था, कहीं ना कहीं सामान बनता था। तो फैक्ट्री नहीं था, होता है ना कि फैक्ट्री का मतलब कि कंपनी खुला, कंपनी का नाम हुआ, सरकार से रजिस्ट्रेशन हुआ, और तब उसमें सामान बनाया गया और बेचा जाने लगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि वो समझ लो कि वैसे ही जैसे कैसे आज भी गांव में लोग कुछ सामान जैसे मिक्सचर वगैरह बनाते हैं और बना के बाज़ार में बेचते हैं, खुला वाला, पैकेट वाला नहीं। तो क्या है, उसको कोई कंपनी है, चले जाओगे पटना मेन मार्केट में, तो वहाँ पर या बाजार समिति में तो खुला, वो अपना बिना कोई ठेला पर साग सब्जी बेचता है, उसका दुकान का कोई नाम है नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोला जाए कि वो, लेकिन वो भी तो बिजनेस कर रहा है। कुछ लोग घर में खेत में क्या होता है, साग सब्जी उपजाता है, या टोकरी में ले जाके क्या होता है, ला के बाजार में रखता है बिना कंपनी का, और एक हुआ कि पूरा एक रजिस्ट्रेशन करके वो सामान बेच रहा है। तो बोला गया है क्या कि ये आदि औद्योगिकरण क्या है, यूरोप का। तो जिस समय इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री का स्थापना नहीं हुआ था, फिर भी सामान का निर्माण होता था, तो उस समय के काल को ही क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण कहते हैं। यानी कि उस समय का काल जहाँ पर वस्तुओं का तो निर्माण होता था, लेकिन किसी कंपनी और क्या कहते हैं फैक्ट्रियों का स्थापना नहीं हुआ था, तो उस समय के काल को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर, व्यापारियों का गांव पर ध्यान देने का क्या कारण था भाई, फायदा वाला बात था। तो बोला गया शहरों में ट्रेड, क्राफ्ट, गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसीलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था, इसलिए वो गांव की ओर मुँह करना पसंद करते थे। जैसे कि अगर आप सामान बेचते हैं, बहुत लोग हो सकता है कपड़ा बेचता है, तो कपड़ा का दुकान खोलने के लिए क्या होगा, एगो दुकान बाजार में लेना पड़ेगा, दुकान के लिए एडवांस देना पड़ेगा, मान लेते हैं 2 लाख रुपया एडवांस देना पड़ेगा, महीने 5,000 के किराया देना पड़ेगा, और सामान का पूंजी भी लाने, बाजार से लाइए, मोटा पूंजी, सब तरह का सामान रखिएगा तब ना आपका क्या दुकान में कोई सामान खरीदेगा। एगो छोटा सा दुकान में तनी मनी को टोकरी में सामान रख के बेचिएगा तो कोई लेगा? दुकान छोटा मोटा दुकान है, तो वो व्यक्ति क्या बिजनेस नहीं करेगा? तो क्या करता है, उस तरह के लोग बाजार से जाता है और जिस तरह का सामान ज़्यादातर बिकता है उसी तरह का क्वालिटी 2-4-10 को खरीद लेता है, एगो क्या कहते हैं कपड़ा में बांध लेता है, पीठ पे रख देता है, और सफ़ेदा ले ला, साड़ी ले ला, गलिए गलिए घूमता है ना। तो उससे क्या होगा, क्योंकि अब शहर में उतना ना हमारा पैसा होगा, कहावत है ना कि न राधा के 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी, सिंपल सी बात है। ना उतना पैसा होगा ना हम कंपनी खोलेंगे, तब जैना पैसा होगा उतना दिन तक हम भूखे रहेंगे। कम पैसा में बिजनेस करना शुरू किया। आज एगो विमल कंपनी की कहानी बताते हैं। आज विमल का कपड़ा बहुत महंगा आता है, ब्रांडेड कपड़ा है, लेकिन एक समय विमल जो था वो क्या कहते हैं लोकल कपड़ा था। वो क्या किया कि खुद से कपड़ा बनाता और गलिए गलिए बेचने चलता था। कपड़ा का क्वालिटी बढ़िया था, लोग उसमें रुचि लेने लगे कि सस्ता में बढ़िया बिकता है,
तब वह कुछ कुछ का पैसा कमाया तो कुछ कुछ दुकानों में रखना शुरू किया, कहा कि बेच के दिया भैया भैया, उसको फ़ायदा हुआ तो कहा कि बेच के देंगे। इस तरह से धीरे 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 क्या हुआ, उसमें कई तरह की समस्या क्या कहते हैं उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया। अब वह जब ढेर चले लगा तब वो क्या किया, गली गली बेचे नहीं लगा, वह क्या कहते दुकान देने लगा। और भी हो गया तो अपना एक फैक्ट्री खोल लिया और आराम से क्या कहते हैं बैठ गया, और वहीं से लोग जाके सामान लेने लगे, क्योंकि उसका मांग बढ़ गया तो कहा कि वो हम पहुँचावे न जाए, वो अपने आके ले जा। लोग जाके लाने लगा, क्योंकि माल बिक रहा है तो लोग डिमांड कर रहा है तो लेवे करेगा। और इस तरह से धीरे धीरे क्या कहते हैं विमल एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कपड़ा की कंपनी बन गई। तो शुरुआत छोटे से होता है, पैसा कम है, व्यापार क्या कहते हैं छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ा होना चाहिए, आगे बढ़ने का होड़ होना चाहिए और मेहनत ईमानदारी का होना चाहिए, आप एक दिन सफल होंगे। कोई व्यक्ति क्या कहते हैं कोटा में जाके पढ़ेगा तब वही टॉप करेगा, और दिल्ली में पढ़ेगा तो, और जाके गौरी चक में पढ़ेगा तो टॉप नहीं करेगा। सोच है कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे जाएंगे। कोई सैमुतल्ला में जाएगा तब वही बिहार बोर्ड से टॉप करेगा और यहाँ से टॉप नहीं करेगा। बस उसकी सोच होनी चाहिए, मेहनत होना चाहिए, आप लगन कीजिए और हमसे पूछिए, आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करिएगा तब ना, आए आप मेहनत करवे नहीं करिएगा तब कितना मुड़ेंगे लाठी से मारेंगे तक आप पढ़ लीजिएगा। तो उसीलिए खुद से अपना विचार, आगे बढ़ने की होड़ जिसके अंदर है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रुकेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्टेपलर क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊनों को स्टेपल करता था या छांटता था उसे क्या कहते थे, स्टेपलर। यानी एक व्यक्ति होता था जिसका काम था कि रेशों के हिसाब से ऊनों को स्टेपल करता था, मतलब अलग करने का काम करता था, रेशा में से ऊन को अलग यानी कि अलग अलग करने का काम करता था। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्टेपलर कहते हैं। फुलर क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो फुल करता था यानी कि चुनटों के सहारे कपड़ों को समेटता था। बिल्कुल बोला गया, फुलर भी एक तरह का व्यक्ति का नाम ही था, उसका काम था कि कपड़ों को समेटने का काम करता था। मतलब होता है ना, एक बिजनेस खोला और बिजनेस में जैसे कपड़ा हुआ तो कपास से उससे क्या कहते हैं रेशम से धागा बना, धागा से कपड़ा बना, एक प्रक्रिया है। तो सबका अपना एक नाम दिया गया। तो जो कपड़ा समेटने वाला था उसे नाम दिया गया फुलर। कार्डिंग का क्या काम था, तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशों को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। यानी सब कुछ तैयार करके समेट किया तो उसको कटाई छटाई किया जाएगा ना। तो कटाई छटाई करने की जो प्रक्रिया थी उसे हम लोग क्या कहते थे, कार्डिंग कहते थे। फिर उसके बाद बोला गया जब सब कुछ हो गया तो कारखानों की शुरुआत कैसे हुई भाई, तो बोला गया सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुआ। यानी कि सबसे पहले कहाँ पर कारखाना शुरू हुआ, इंग्लैंड में। कौन सा साल, तो 1730 का समय था जब इंग्लैंड में कारखाने शुरू होने लगे। कैसे, तो बोला गया है क्या 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। अब चूंकि भारत से तो शोषण करके सब लूटिए लिया था, तो वो लोग के पास पैसा था, हम लोग गरीब थे, तो हम लोग कहाँ से शुरुआत, अभी तो हम लोग अपने देश के लिए भोजने का व्यवस्था करने में लगे हुए थे। तब तक उन लोग तो आगे निकल चुका था, तो वो लोग जगह जगह कंपनी फैक्ट्री खोलने लगा। उसके बाद इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। यानी कि इस युग में सबसे पहले कपास का व्यापार, कपास की फैक्ट्री हुई जिससे कपड़े वगैरह का निर्माण हुआ। उसके बाद बोला गया है क्या 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय तो हमारा भारत क्या था, गुलाम था ना। अरे उस समय 1700 क्या कहते हैं 30 के समय की बात की, यानी 18वीं शताब्दी, उस समय तो भारत तो गुलामे था, अंग्रेज राज कर रहा था। तो बोला उस समय ही जब हमारा भारत देश अंग्रेज से रोज जूझ रहा था, त्राहिमाम कर रहा था, उस समय ये लोग अपना फैक्ट्री लगा रहा था और धीरे धीरे विकास कर रहा था कपड़े के। अब कपड़े के व्यापार में क्या कहते हैं काफ़ी फायदा हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो धीरे धीरे इसमें, और जिस बिजनेस में फ़ायदा होगा उस बिजनेस में लोग ज़्यादा नहीं टूटेगा, उसमें ज़्यादा लोग टूटे और जगह जगह पे फैक्ट्री कंपनी खुलने लगी। शांति रहो। फिर उसके बाद बोला गया है क्या 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित हुआ। यानी कि बोला गया है कि एक बात बताया गया कि इतना बढ़ोतरी हुआ कि 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड का क्या कहते हैं कपास आयातित हुआ, मतलब कि बेचा गया। ठीक है। उसके बाद बोला गया 1787 में यह मात्रा बढ़ के 2.5 से 22 मिलियन हो गया। अब सोचो कितना बढ़ गया, 2 से सीधे 22, 11 गुना। यानी व्यापार काफ़ी तेजी से क्या हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था, विकास कर रहा था, वृद्धि
कर रहा था। आगे की ओर चलते हैं। कारखानों से लाभ क्या थे? तो पहला लाभ क्या था? कारखाने के खुलने से कई फायदे, जैसे श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ गई। अब सिंपल है, लोगों के पास मशीन आ गया, क्वालिटी बढ़ गया। जो आदमी हाथ से करेगा वही काम मशीन से करेगा तो जल्दी करेगा ना जी। आपको क्या कहते हैं, पूरा तीनों क्लासरूम को पोछा मारने के लिए दे दिया जाए तो कितना देर में मार लीजिएगा? कि आधे मारते मारते कहिए कि अब कहानी खत्म। कितनों तो मान लेते हैं 3 घंटा पहले मार लोगे, चलो 2 घंटा। लेकिन अगर मशीन को दे दिया जाए तो मुश्किल से 5 मिनट, 5 मिनट में क्लियर होता है ना। तो ये चीज़ें क्या है? क्वालिटी है मशीन का, तो क्वालिटी बढ़ा ना, आदमी का काम करने का क्षमता बढ़ गया। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा और बेहतर उत्पाद होने लगे। अभी हमने वही बोला कि मशीन आया तो क्वालिटी भी बढ़ी और क्या कहते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ी। जहाँ पर दिन भर में 5 गो होता था, अब दिन भर में 50 गो होने लगा, 500 होने लगा। उसके बाद औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछे कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कपास यानी सूती कपड़ों से हुई थी। टाइम ज़्यादा हो गया कारे। फिर उसके बाद बोला गया है कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। अब सिंपल बात है, एगो था कि आदमी दिन भर कुदारी चलावे, समझ लो खेत अगर जोतना है तो अगर घर में अगर क्या कहते हैं, खेत में अगर हल से खेत जोतना था, एगो कुदारी से जोतना था, एगो ट्रैक्टर से जोतना था, कौन सी से आसान होगा? दिन भर में 1 बीघा अगर जोते तो क्या कहते हैं, कुदारी से तो जोतेबो न करे, हल से चलो जोताइयो जाए मान लेते हैं 1 बीघा, लेकिन सामने वाला बैल और चलाए वाला क्या कहते हैं, बैलवान जो होता था, मतलब कि जो होता था चलाने वाला, कोची उसको कहते हैं, भुला गए नाम, हमको नहीं पता है। तो मतलब कि हर जोतता था किसान, वो भी दिन भर में थक जाता था। लेकिन ट्रैक्टर से दिन भर हुरहुराते रहो, 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा जोत दो, लेकिन न ट्रैक्टर थकता है या ना ही हम थकते हैं। ट्रैक्टर में तेल डालो और बस मारो सेल्फ, फिर से स्टार्ट, रेडी है फिर 10 बीघा जोतने के लिए। रात दिन जोत रहा है, कभी वो थकता है? और इंसान भी एकदम बैठले बैठले मार खाली ऐसे कर रहा है, जोता रहा है, हो रहा है ना। तो कम मेहनत हो लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी तैयार हो रहा है। तो ये फायदे थे। औद्योगिकरण परिवर्तन की रफ्तार भी आई, कैसे कैसे? तो बोला गया है क्या, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास, सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा एवं स्टील उद्योग में बदलाव काफ़ी तेजी से हुआ और ब्रिटेन से सबसे फलते फूलते उद्योग थे। बोला गया है क्या कि औद्योगिकरण के बारे में बोला गया। हाँ जाए तो क्या बच गया टाइम, 6:05 ना हुआ है, बड़ी टाइम है। तो बोला गया क्या कि औद्योगिकरण का मतलब ये नहीं था कि कपड़े की शुरुआत हुई, बहुत ज़्यादा कपड़े का फैक्ट्री, उसके अलावा भी दूसरी चीज़ों में भी क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया कि स्टील लोहे का फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया, लोहे का भी एक से एक सामान बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ में औद्योगिकरण में कपड़े का ही नहीं विकास हुआ, और भी जितनी भी वस्तुएं बनती है सभी चीज़ का विकास होने लगा। आज औद्योगिकरण का निर्माण का देखो कि लोग नमक भी आजकल क्या कहते हैं, पैकेट वाला खा रहा है ना। तो हर चीज़ में बदलाव आया धीरे धीरे, हर चीज़। पहले कोई शादी ब्याह में कोई टेंट वाला करता था, घर ही के लोग आपस में करते, लेकिन आज हलवाई अलग से करता है, बाजा वाला अलग से करता है, बॉल वाला अलग से करता है, सटाने वाला झाड़ फाटक तक कौची जो होता है, दिस डैट अलान फलान होता, समझो में नहीं आएगा, वो सब करता है। तो सबके लिए एक बिजनेस हो गया। अब पहले आज एजुकेशन के लिए जो बैठने के लिए और क्या होता है, सर गर्मी लगता है तो हमको इन्वर्टर चाहिए, हमको एसी चाहिए, फलान ठलान होता है। पढ़ने वाला बच्चा पहले ऐसे करता था, आराम से मस्त पालथी मार के बैठ गया, पढ़ रहा है और रोज़ पढ़े आता था। लेकिन आजकल फैशनदार है। कुछ ही दिन पहले एक बच्चा आया आर्ट्स में हमारे पास, समय में आया था बात करने के लिए, क्लास नहीं ले रहे थे तब उधर बैठा हुआ था। उबांती में बात करे, कोची कर रहा है पता है कि सर यहाँ पर मतलब लाइन कटता है तो पंखा उनका तैयो चलते रहता है ना। हमें कि देखो तो पढ़े आया कि मतलब कि व्यवस्था देखे आया कि एसी है कि पंखा है का है, लेकिन नहीं बहुत गर्मी है। उनकी देखो, अरे पढ़े वाला नहीं तो गर्मी करकट में पढ़े हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि क्या कहते पीपर तरह पेड़ तर बैठ के क्या कहते पालथी मार के चप्पल बिछा के बैठ के पढ़े हैं, और फिर भी पढ़े हैं। वहाँ पंखा और एसी तो नहीं था, लाइन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा। तो पढ़ाई के लिए हमें फैशन की नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ज़्यादा शौकीनी में रहेगा बउआ तो जीवन में कुछ नहीं होना है। पहले पढ़ के सक्सेस कर लो, अपने मेहनत से पैसा कमाओ और उससे खूब क्या कहते हैं आगे बढ़ो।
कहावत है ना कि जिसको आगे बढ़ना है वो लुक पर ध्यान नहीं देता है, बुक पर ध्यान देता है। जो बुक पर ध्यान देता है वही अपना लुक सुधारता है, नहीं तो जो अभी लुक पर ध्यान दे दिया और बुक को छोड़ दिया उसका लुक ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। इसलिए पहले लुक पे ध्यान नहीं दीजिए, पहले किस पर ध्यान दीजिए, बुक पर, तब जाके आगे बढ़िएगा। आगे की ओर चलते हैं। औद्योगिकरण के पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती कपड़ा का उद्योग अग्रणी क्षेत्र था, यानी सबसे पहले सूती कपड़ा का हुआ, फिर लोहे का ही विकास हुआ और रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में भी तेजी से आए और रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में 1860 के दशक में हुआ। यानी कि बोला गया है कि रेलवे का प्रसार इंग्लैंड में कब हुआ, 1840 के दशक में, और उपनिवेश कब हुआ, 1860 में। और फिर 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गया। यह सूती कपड़ों के निर्यात का 2 गुना था। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, आयात और निर्यात समझ में आता है। आयात मतलब मंगवाना और निर्यात मतलब भेजना या बेचना, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है कि जहाँ पर वहाँ पर 22 में थकल था और यहाँ पर क्या कहते हैं स्टील वाला 77 हो गया। विकास हो रहा है तेजी से, मतलब कि सूती कपड़े का ही नहीं विकास हुआ था। जब रेलवे आया तो जो ट्रेन वगैरह में चक्का हर चीज़ लोहे का ही बनता था, तो उसमें भी धीरे धीरे क्या हुआ, विकास तेजी से होने लगा। यानी धीरे धीरे व्यवसाय अलग अलग रूप लेने लगा, धीरे धीरे व्यवसाय अलग अलग रूप लेने लगा और विकास करने लगा। आगे की ओर चलते हैं। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत और औद्योगिक क्षेत्रों में नियोजित था। इससे यह पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योग को विस्थापित नहीं कर पाए। बोला गया है क्या कि शुरुआती दौर की बात है कि विकास तो हुआ, कंपनी तो खुली, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग जो होते कहते ना हाथवे वाला ज़्यादा बढ़िया होता है। आज भी अगर कोई मान लेते पहले का ज़माना के आ जाए, एक होता है कंप्यूटर टाइपिंग और एक होता है कोची वाला टाइपिंग, टाइप राइटर से टाइपिंग, तो कहेगा कि टाइपे राइटर वाला टाइपिंग वह ज़्यादा बढ़िया है पुरनकन जमाना वाला आदमी। अरे कंप्यूटर टाइपिंग टाइप राइटर दिन भर करते रहेगा, थका जाएगा। और अब तो इंटरनेट के डायरेक्ट डाउनलोड करो और प्रिंट करो, दिन भर में 500 पेज, 5000, 5 लाख पेज निकल जाता है। पहले फोटोकॉपी करने का सिस्टम नहीं था तो हाथे से ना लिखना पड़ता था। अब एक बार हाथ में डालो, अब बस डब्बा में डाल के 100 को डाल दो, अब करो। उन्हें से ताकते ताकते इन्हें 100 को निकल गया, तो समय का बचत हुआ ना। तो शुरुआती दौर में लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, मशीनों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि शिक्षा की कमी थी। तो इस कारण तो धीरे धीरे ही विकास हुआ, बहुत तेजी से विकास औद्योगिकरण का नहीं हुआ, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। आगे आते हैं। नए उद्योगपति परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सके। बोला गया है क्या कि औद्योगिक, इसका कारण मतलब कि नया जो व्यवसायी जो हुआ, जो पहले वाला जो ट्रेडिशनल तरीके से क्या किया जाता था, बिजनेस किया जाता, उसका जगह क्यों नहीं ले पाए। तो उसका कुछ कारण था। पहला कारण, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। प्रौद्योगिकरण बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। प्रौद्योगिकरण काफ़ी महंगी थी। उत्पाद का एक बड़ा भाग कारखानों के बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। बोला गया है क्या कि क्यों ऐसा हुआ। तो पहला कारण था कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। दूसरा कि अगर हाथ से बना के दिए 5 रुपया में और मशीन वाला दिया 50 रुपया में, तो कौन वाला खरीदोगे, 5 की 50? 5 वाला। आपको क्वालिटी अरे सस्ते में मिल रहा है वही। आज भी अगर क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ा लोग होता है जाके जंक्शन से खरीद लेता है, क्योंकि वहाँ एगो शर्ट कपड़ा मिल जाएगा 200 रुपया में मिल जाएगा। यहाँ सर वही शर्ट के कपड़ा 700 रुपया में मिलेगा। तो 100 रुपया लेना, पहले देहे तो ढाके से मतलब है, डिजाइने से तो मतलब है। आज भी क्या होता है, घर में फेरी वाला आता है तो आपको 200-300 रुपया में कपड़ा, कुछ किसी तरह का कपड़ा मिल जाता है। लेकिन दुकान में जाइए तो 600-700, मॉल में जाइए तो वही 1200। तो कहला हम 1200 लाएंगे, 500 से काम चलाएंगे। अब जिसके पास पैसा हो तो कुछ कर सकता है। तो इसका ये भी कारण था, पैसे की कमी। दूसरा कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्वास हाथ वाला पे करते थे, मशीन चलाने नहीं आता था तो लोग उसी में ज़्यादा मजबूर जाते थे, इसमें कम जाता था तो विकास नहीं होता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण विकास रुका हुआ था। फिर उसके बाद बोला गया है कि प्रौद्योगिकरण काफ़ी महंगी थी। हमने वही बोला कि इससे जो टेक्निक था, इसमें ज़्यादा खर्चा लगता था तो वस्तु का दाम ज़्यादा रहता था। इस कारण से क्या कहते हैं, महंगा वस्तु बनाता था और लोग उसको कम खरीदते थे। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण हमारे उस समय में क्या हुआ, प्रौद्योगिकरण का विकास, औद्योगिकरण का विकास तेज़ी से
नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ा, लोगों की जानकारी बढ़ी, तो औद्योगिकीकरण की ओर लोग धीरे धीरे आए। आज सभी लोग क्या, लगभग लोग मशीन पर डिपेंड कर रहा है हर चीज़ के लिए। अरे मुंह धोने के लिए, लैट्रिन जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, हर जगह क्या हो रहा है आजकल, क्या होता है, बाथरूम में जाता है, लैट्रिन हराक से किया, बटन दबाला, सराख को धोवा गया, निकल गया, हाथों नहीं लगता है। नहीं, कम्बट वाला नहीं देखे हो, बैठता है, बटन दबाता है, छुर दिकुर पानी निकलता है, सब धोवा जाता है, क्लियर। अंग्रेज लोग ऐसे ही करता है, पहले अंग्रेज लोग करता था, आज भारतीय लोग भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीने के लिए बस दिन भर जाओ, बटन दबाओ, आप बस पानी ले लेते हो, के को हैंडल मारते हो। एक दिन इसके यहाँ से पानी लागे हम मंगवाए बच्चा को, तो मारे हैंडल के, कहा कि सर थका गए, एक ही अच्छी पानी है। पहले लोग दिन भर पानी ढोता था, तैयो नहीं थका था, लेकिन अब थका गए। तो ये सारी चीज़ें, तो पहले के समय की अपेक्षा आज लोग मशीन पर क्या हो गया, हर चीज़ के लिए, पढ़ाई कर रहा है, पंखा, पहले हाथ से लोग पंखा होता था, अब चल रहा है दिन भर। यहू अगर लाइनों कट जाएगा तो उन्हें इन्वर्टर दबा दो, टिप दुकुर चल रहा है, अब लाइनें नहीं कट रहा है, दम दम सुखी सुखी जीवन चल रहा है। उन्हीं के फीस 50 रुपया बढ़ाइए देना चाहिए ना जी। अगर हाँ, अगला बार से 50 रुपया बढ़ा कर दे देना, दोगी ना। अब बोलिए बंद हो गया यार, सुविधा चाहिए लेकिन कुछ बढ़ाने की बात करते, तुम लोग करते नहीं हो। आनंद, और बढ़ाइए के दे देना होगा तू लोग 50 रुपया। अरे हमारा भी पैसा आएगा तो कहीं जाएगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो मिलवे करेगा, सब अपनी खुशी खुशी से 50-100 रुपया बढ़ा देना। हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति, ये क्या था, तो बोला गया उस जमाने में श्रमिक की कोई कमी नहीं होती थी, इसीलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक परिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीन में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। बोला गया है कि आज लोग क्या होता है, खेत में धान काटता है, तो धान कौन से काटा जाता है, हंसुआ से। लेकिन अब जाओगे हंसुआ से धान काटना, मजदूर खोजे, मान लीजिए जो 20 बीघा में धान रोप रहा है, 10 बीघा में धान, अपने तो नहीं काटेगा, तो मजदूर उसको चाहिए धान काटने के लिए। अब मजदूर के जा रहे हैं तो मजदूर नहीं कह रही है कि जा ना जी ना छुट्टी, अब यहाँ धान पकल जा रहा है, कैसे कटेगा। अब मशीन का ज़माना है, मशीन एक बार घुमा देता है और दिन भर में क्या कहते हैं 10 बीघा के धान कट गया, जा तोर मुँह कौआ, यही ना होता है। तो मशीन के ज़माना आने से कि उस समय, आज देखो आज हर व्यक्ति को काम बहुत है, काम की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर मजदूरों की कमी है। लेकिन एक समय की बात थी जब बेरोजगारी इतना था कि सब मजदूर तो भूखे मरते, रोज काम ही नहीं मिलता था। आज बिहार के लोग यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम की कमी है। यहाँ पर 10 दिन काम मिलेगा, 20 दिन बैठेगा, 10 दिन जितना कमाया 20 दिन में खा पी के हो गया। जब बड़ बीमारी आएगा तो पैसा उसके पास सेविंग नहीं होगा, तो जीवन कैसे चलेगा उसका, अंत में उसको घर छोड़ के जाना पड़ता है बाहर। तो ये कमियाँ थी, इस कमियों को दूर कर, लेकिन उस समय की बात की जाए तो उस समय मजदूर की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोग देश विदेश जाते नहीं थे और काम का कोई उपाय नहीं था, लोग खेती ही करते थे, तो मजदूर आसानी से मिल जाते थे। तो जो काम के लिए हमारा 10 रुपया लग रहा है वही काम हमारा 2 रुपया में होगा, तो हम काहे 10 रुपये वाला काम करवाएंगे, 2 रुपया में काम करवाएंगे। इस कारण से औद्योगिकरण का विकास तेजी से नहीं हो रहा था। फिर बोला गया है क्या, मशीन से बनी चीजें एक ही जैसी होती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता था। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। ये भी बात सही है कि हाथ वाला से रोज एगो नया डिजाइन, ठीक है, लेकिन मशीन वाला से तो ओके डिजाइन। अगर कोई मशीन अगर कोई खाना बनाए, साग सब्जी या कोई चीज़, मान आजकल रोबोट वगैरह आ गया है जो सब खाना वगैरह सब बनाता है, तो उसको तो दिमाग में है कि कितना वो तौलेगा, कितना सब्जी है ओकरा में, कितना पानी, कितना नमक, कितना सब चीज़ एक के जैसन बनेगा। लेकिन हाथ से डालते तो कभी नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, कभी मिर्चाई कम पड़ जाएगा, कभी धनिया ज़्यादा पड़ जाएगा, तो स्वाद बदल के आता है। एक ही आदमी 4 दिन अगर दाल भात सब्जी बनाए तो चारों दिन का स्वाद अलग अलग नहीं होगा। तो हाथ से एक क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटी की आती थी और अच्छा चीज़ भी होता था। लेकिन मशीनों की बात आती थी तो दम नपा तोला वो हिसाब रहता था, तो उसमें वही की चीज़, तो खाते खाते या कोई भी चीज़ को एक ही तरह का देखते देखते लोग बोर हो जाता था। तो पैसे वाले लोग, महंगा मिलता था लेकिन पैसे वाले लोग हाथ से चीज़ों पर ही ज़्यादा रुचि लेते थे। पहला चीज़ की बढ़िया होगा, दूसरा चीज़ की मजबूत होगा और तीसरा की सस्ते में भी मिल जाएगा। आगे की ओर, लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थित कुछ अलग अलग था। वहाँ पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण क्या एक
ही एकमात्र रास्ता था। बोला गया अब अमेरिका का जनसंख्या भारत की अपेक्षा या दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है, आज भी बहुत कम है। तो वहाँ पर मजदूर की संख्या कम थी, मतलब कि क्या कहते हैं, मजदूर कम मिलता था। तो वहाँ पर क्या हुआ, व्यापार तेजी से आगे की ओर बढ़ा, औद्योगिकरण तेजी से आगे की ओर बढ़ा। अगर वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा होता भारत और चीन के जैसा, तो वहाँ पर भी औद्योगिकरण बहुत स्लोली होता, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या कम थी। आज भी अगर तुलना किया जाए तो अमेरिका की जनसंख्या और देशों के अलावा मतलब कंपेयर में, तुलना में बहुत कम है। इस कारण से अगर पूछा जाए कि अमेरिका में औद्योगिकरण का विकास क्यों हुआ और आज अमेरिका देखो कि विकसित देश है, तो कारण क्या है कि वहाँ पर मशीन का टेक्निक जल्दी से आया, तो वो लोग जल्दी से विकास किया। आज भी हम लोग क्या कहते हैं, खेत में जाके हंसुए से धान काट रहे हैं। चाइना वाला क्या क्या कर ले जा रहा है, हम लोग क्या कहते हैं पुरनके टेक्निक को अभी भी क्या कहते हैं, दिन भर में 4 गो कुदारी, कहीं कुदारिये से ज़्यादा गोहटवा बढ़िया बनेगा। अरे तनी मानी जल्दी से तो काम दूसरा चीज़ से तो हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है। तो हम लोग पुरानी टेक्निक को अभी भी अपना रहे हैं और यही कारण है कि हम लोग धीरे धीरे अभी विकास कर रहे हैं, लेकिन बहुत हम लोग का विकास का दर बहुत ही धीमा है। क्यों? क्योंकि हम लोग नई तकनीकों को नहीं अपना रहे हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इसको हटा ही देते हैं। अब आते हैं कि औद्योगिकरण के समय क्या कहते हैं, मजदूरों की ज़िंदगी कैसी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोला गया है क्या कि कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। तो मजदूर का जीवन बहुआ 100 साल पहले की बात करें या आज की बात करें, मजदूर का जीवन आज भी दयनीय ही है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं, क्लासेस में चर्चा किए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर क्लास फैमिली से निम्न वर्गीय लोगों के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। नहीं तो बाबू कोई उपाय नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहेगा, ये चीज़ है तो वो नहीं मिलेगा, वो चीज़ है तो वो नहीं मिलेगा। तुम्हारे दोस्तों में कई लोगों को देखोगे तो सोचा तो ये चीज़ मिल गया, कहा सोचा ही नहीं कि उसको मिल गया, और आप रोज रोइयो रहे तो यो नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है कि आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको जान के नहीं दिया जा रहा, पैसे की कमी है। तो वही कमी भविष्य में आपके बच्चों को हो, ऐसा आप चाहेंगे? उसके लिए आपको कैसे सुधरेगा? कहीं से तो कोई जिन नहीं न घिसेंगे कि अलादीन का चिराग मिल जाएगा और आप अमीर बन जाएंगे। आपको रिच बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आज पढ़ना होगा, और तब भविष्य में आपको नौकरी होगा, और तब जाके एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। आज नहीं पढ़िएगा तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके पिताजी भी मजदूर, आपके दादाजी मजदूर, और आप भी मजदूर। तो इस मजदूरी के दुनिया से दूर न होना है तो आपको क्या करना है, एक शिक्षित व्यक्ति बना होगा और पढ़ लिख के बढ़िया डिग्री लेके आगे की ओर बढ़ना होगा। जिसके पास ज्ञान का पूंजी है, ज्ञान की ज्योति है, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा, शान से इज्जत से बैठ के वो पैसा कमाएगा। लेकिन जहाँ पर ज्ञान नहीं है, खाली डिग्री कोई ले लिया, तो कहने को तो कोई BA MA कर ले, लेकिन कोई काम के नहीं, चोरी से पास हो गया उसका। लेकिन हाँ, जिसके पास नॉलेज से पास है तो भूखा नहीं मरेगा, इज्जत और सम्मान से पैसा कमाएगा और मेहनत नहीं करेगा। क्योंकि देख ही रहे हो, हम बता ही रहे हैं कि 100 साल पहले भी मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, आज भी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही है। फिर उसके अगली ज़िंदगी के बारे में बोला, श्रम की बहुतायत वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। अब सिंपल है कि क्या कहते हैं, नौकरी की आज भी कमी है। रोज़ हल्ला होता है कि सरकार नौकरी दो, नौकरी दो। अरे नौकरी के पीछे भागे जा रहे हो, कुछ अपना भी तो व्यापार करो। जिसके पास ज्ञान है नौकरी का इंतजार करेगा, पैसा कमा लेगा। अब यहाँ हाँ, सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार खराब है। सर अमेरिका के लोग सब नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, नौकरी चाहिए, कुछ वर्ग को नौकरी भी चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो वो नौकरी ही करके ना अपना स्थिति बदल सकता है। लेकिन जिसके पास पूंजी है, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। लेकिन क्या कहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे बिजनेस करना हो या नौकरी करना हो, बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आगे की ओर चलते हैं। नौकरी के मिलने की संभावना यारी दोस्ती, कुनबे और कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। आज भी यही बात है। इसका मतलब समझ में आया कि आपके बाबूजी SP हैं, तो आप नहीं हो पढ़िए तो आपको क्या कहते हैं, हवलदार में तो लगाइए देंगे, माल दीजिए और 10 लाख दीजिए, नौकरी पा लीजिए। ये हमारे बिहार का खास करके क्या कहते हैं, बहुत खराबी है, पैसा पर नौकरी। उस समय तो और होता था कि एगो पढ़ लिख के दिन भर भटक रहा है, नौकरी ला, फलना बाबू के पैर भी है तो नौकरी उसको हो गया। तो दिन भर देखो कि उन्हें घूम रहा है, अचानक से नौकरी हो गया। तो सब पैसे का कमाल है और पैरवी का कमाल है।
ठीक है। तो ये चीज़ था कि इस कारण से भी क्या कहते हैं मजदूरों की ज़िंदगी दयनीय थी। बेचारा देखता था कि हमारा तो कोई पैरवी नहीं, पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी तो होबे नहीं करेगा, या अमीरे के लोग के बाल बच्चा के नौकरी हो जाएगा तो हम पढ़ लिख के क्या करें, उससे अच्छा कम से कम खेत वाला काम भी तो करे। लेकिन ऐसा नहीं था उस समय भी, और आज के समय भी जो ऐसा सोचता है, अगर मेहनत करेंगे ना तो आपको हो सकता है, आप एसपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं हेड कांस्टेबल तो बनिए जाएंगे, लेकिन बनेंगे तो सही और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ही हिम्मत हार लें कि फलना के बेटा के पैरवी है, फलना है पैरवी, तो वही आगे बढ़ेगा, हम पीछे रह जाएंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। वो हम अमीर और अमीर बनेगा और गरीब होंगे। तो उन गरीबों को हिम्मत बांध के शिक्षा के नीति को अपनाना है और आगे की ओर बढ़ना है। आज न कल सफलता मिलेगा। हमने कई एग्जाम्पल में देखा है कि जो बच्चे लगातार मेहनत किए हैं, देर से ही हुआ है लेकिन उसको दुरुस्त नौकरी हुआ है। इसीलिए घबराना नहीं है कि जो घूस के पैसा देगा ओकरे नौकरी होगा, जो मेहनत करेगा उसको भी नौकरी होगा, लेकिन बस उसको मेहनत करना होगा ईमानदारी से। बस इतने जान लो। मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसीलिए गरीबी था। आज भी देखो मजदूरों का कीमत रोजगारी का कितना मिलता है, 500 रुपया। 500 रुपया मतलब कि महीना में 15,000 रुपया। 15,000 रुपया में आज के रेट में क्या कर लेगा, क्या वो रूम रेंट देगा और क्या कहते हैं खाएगा और क्या बच्चों को पढ़ाएगा। ये 15,000 तो लगता है कि फूक दुक उड़ जाता है, देखते देखते फूक दुक उड़ जाता है। 15,000 लगता है कुछ नहीं है। तो आज के समय में क्या होता है, और 15,000 रेगुलर काम मिलेगा, 30 दिन था ना, 10 दिन मिला, 5 दिन गायब है। तो इस कारण से गरीबों की स्थिति, वो गरीब थे और आज भी गरीब हैं। उन्हें गरीबी से दूर होना है तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। आप अपने बाबूजी को जो अभी मेहनत कर रहे हैं उनको भविष्य में आराम देना पड़ना है, तो वर्तमान में आपको पढ़ना होगा। नहीं तो आप क्या कहते हैं, वो तो उनका जीवन तो हराम हो ही जाएगा, आपका जीवन तो और क्या कहते हैं बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप रात दिन, पहले का आदमी तो मजदूर करता ही, शुरू से मजदूरी करते रहा तो उसको कम दुख होगा। लेकिन आप कलम चलाएं और आधा सुधा ज्ञान रहेगा तो आपको और ज़्यादा कष्ट होगा, आपको और ज़्यादा कष्ट होगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बाबू कलम चलाइए और ईमानदारी से चलाइए और ऐसा पढ़िए कि क्या कहते हैं आसमान को छू लीजिए। नहीं तो क्या कहते हैं, हमने बोला ही है कि लुक पे नहीं, कितने लोग लुक पर ध्यान देते हैं, कितने लोग बुक पर ध्यान देना चाहेंगे। लुक पर कितना लोग ध्यान देगा, सच्चे सच्चे बोलना, इससे पता चल जाएगा। सच सच बोलना। आज पढ़े आया है तो कौन क्रीम लगा के आया है, झूठ बोलेगा जकर आँख फूट जाएगा। सच सच बोलो, क्रीम के लगाया है, लगाया हो ना, एगो दूगो, तुम ना झूठी नहीं लगा, उसको छुआ ऐसे करो तो चिकन लग रहा है ना, चिकन है ना, लगैले है। कितने लोग फेस वॉश लगा के आए हैं, शिवम रे ना, नहीं लगाया है, पक्का लगैले हो है ना, तुम नहीं लगाते हो तब अच्छी बात है। तो लगभग देखो क्रीम व्रीम सब लपेट के आती है। तो यही सब फेरा है। अरे पढ़े पर ध्यान दो। कभी ऐसा कितने लोग पढ़े से आवे से पहले जान रहे थे कि आज पढ़ाई होगा तो रिवाइज करके आए हैं, एक को नहीं, लेकिन क्रीम लगा के आए हैं, लिपस्टिक लगा के आए हैं, तो क्या होगा, पढ़ाई होगा, नहीं होगा, गड़बड़ा जाइएगा जी। अब आते हैं लास्ट पेज हम लोग का है स्पिनिंग जेनी क्या है। तो एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाया गया था। तो 1764 में एक मशीन बना था जिसका काम था क्या था, सूत काटने का काम था उसका, ठीक है। और किसने बनाया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। कौन सा मशीन, तो स्पिनिंग जेनी। इसका काम क्या था, तो सूत के कपड़ों को काटना। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन समझ जाए ऑब्जेक्टिव में भी पूछे, कभी पूछ देगा कि सूत काटने की मशीन कब से पहले कब बनी थी, तो 1764 में। किसने बनाया था, बोलो बता दो क्या है, जेम्स जीव चटकी गोलगप्पा कौची गिव जली वर्ष जरला ही, तो सब पढ़िएगा तो ना हो पाएगा। अब आता है स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध। तो इस मशीन का विरोध भी हुआ था, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोला 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था, लेकिन आर्थिक मंदी के दौर पर बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75 बीच हो गई। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चीरने लगे और जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल
शुरू किया जाने लगा तो मशीन पर हमला करने लगा और 1840 के दशक में बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया और नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। अब हम लोग समझते हैं ये उस